नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोगों का बीपीएससी का रहने वाला है। जो बीपीएससी तैयारी 1 में पूछे गए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण परिस्थिति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न सारे पूछे गए थे सभी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही पूछा गया था। तो ये जो सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेस पर ही है। हम आपको बताएंगे कि सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए और एक क्लास से ही लगभग सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट रहता है। क्लास 10 का जो आप लोग को जिस बता दें, साइंस का क्लास 10 का जो 15 चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का 15 चैप्टर 15 चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम एक अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं किए हैं, हम अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए। सारे क्वेश्चन आपको जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है उन्हीं का भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आप लोग अभी तक मेरे चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। जितने भी सारे प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन है हम उसको तो कराएंगे, लेकिन साथ में आप लोग को जो चैप्टर वाइज आप लोग को कमेंट आ रहा था सर चैप्टर वाइज करवाइए, हम उस चैप्टर वाइज को कराने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ चीजें जो पीपीटी बनाना ये सब वगैरह वगैरह होता है, सब चीज की तैयारी हम लगे हुए हैं और उसमें थोड़ा सा कुछ समय लग रहा है, जिस कारण से हम आप लोगों को अभी चैप्टर वाइज नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज अभी हम दे रहे हैं आपको। प्रीवियस से जो 3 बार 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी चीज हम आपको देंगे सब्जेक्ट वाइज, और फिर बाद में आपको हम चैप्टर वाइज भी देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही मेरे इसी नाम से लर्न विद ज्योतिष के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी ज्यादा बात करेंगे यहाँ देखिए क्वेश्चन के साथ साथ बात कर जाएंगे हम लोग। अब देखिए, ये आपका हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हर एक चीज को बारीकी से हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज देखिए 15 से 16 नंबर आपका ये चीज देता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक ईवीएस का। हम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि सीटेट का जो ईवीएस होता है उससे कहीं अलग ही होता है। सीटेट के ईवीएस में और इसके ईवीएस में बहुत का अंतर होता है। आप वहां 1 to 5 के लिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ 1 to 5 के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने इस कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, वहां पर बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां पर पढ़ रहे थे, सिर्फ स्टूडेंट पास करने के, वहां पर उस लॉजिक में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ कोई लॉजिक नहीं होता है। यहाँ पर अपना उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुछ सीमित चैप्टर है, इसका भी विस्तृत पूरी बड़ा जो क्षेत्र वो नहीं है, सीमित चैप्टर है जो बीपीएससी पूछता है बार बार। ठीक है ना, वो सीमित है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का संघटक है। सर्वप्रथम पारितंत्र कैसे कहते किससे हैं? पारितंत्र 2 चीज होता है, एक होता है परिस्थिति, एक होता है पारितंत्र। एक होता है पारितंत्र तंत्र, ठीक है ना, एक होता है परिस्थिति। अब यहाँ पर 2 चीज, पारितंत्र का संघटक। अब संघटक दो होते हैं, पारितंत्र के 2 संघटक होते हैं। एक होता है जैविक संघटक, क्या होता है, एक जैविक संघटक, और एक होता है अजैविक संघटक। क्या होता है? अजैविक संघटक। ये 2 संघटक होते हैं। अब जैविक संघटक में क्या क्या होते हैं? तो जैविक संघटक में होता है आपके उत्पादन, उपभोक्ता, और एक होता है अपघटक। ठीक है, ये हो गए आपके जैविक। अब अजैविक में क्या क्या आते हैं? अजैविक में आपको मान लीजिए जिसमें जीवन नहीं होगा, जो जीवन इसमें जैविक में क्या होगा, जिसमें जीवन होगा ये जैविक कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें जीवन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अजैविक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अजैविक वायु, ठीक है, जल, ठीक है, मिट्टी, ये सभी हमको क्या है? ये सभी अजैविक घटक है इसके पारितंत्र के। पर्यावरण के सब क्या? अजैविक घटक। ठीक है, अब पर्यावरण कहते किसे? तो हमारे चारों पर्यावरण 2 चीज से बना हुआ है, परिजोर आवरण, ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें, एक परि और एक आवरण है। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण मतलब होता है ढका हुआ। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज अवस्थित है, स्थित है, वो सभी क्या है? हमारा पर्यावरण है। अब उससे कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम लाभान्वित होते हैं या हमें हानि पहुंचती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर वायु प्रदूषण होता है तो हमें हानि पहुंचती है, अगर वायु संतुलित है
अगर पर्यावरण स्वच्छ है तो हमारा स्वस्थ भी शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये सभी चीज हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होते हैं, लाभदायक या हानिकारक होता है पर्यावरण। तो हमारे चारों पर जो भी चीज उपस्थित है वो सभी क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, मिलकर सब क्लियर है। तो अब देखिए आप यहाँ पर हमारे बताया आपको कि संघटक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। ऑप्शन देखिए पादप, ये पादप संघटक है क्या नहीं, तो बिल्कुल हम इसको किस चीज में रखेंगे, इसको जैविक में रखेंगे, किसी में जैविक। अभी बताया हमको गोप्ता तीन प्रकार का बताया, क्या क्या, उत्पादक, उत्पादक कौन होता है, तो ये जो पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जितने होते हैं उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब क्या, बनाने वाला, क्या बनाने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सूक्ष्म जीव ये होते हैं संघटक, ये क्या होते हैं संघटक, ये क्या होते हैं संघटक। जंतु, जंतु यानी कि जीव जंतु, ठीक है, जंतु जानवर सब, मनुष्य सब, ये सभी क्या है, ये सभी आपको क्या कहते हैं, जैविक उत्पादक है। क्या है, जैविक, जैविक है। ठीक, उत्पादक नहीं सुनिए, उपभोक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। इसमें तीनों चीज दिया हुआ है, उत्पादक दिया हुआ है, उपभोक्ता दिया गया है और अपघटक दिया गया है, तीनों चीज में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज। इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। उम्मीद करते हैं इससे सारा चीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में आप लोगों को 16 क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 1 में, ठीक है ना, टीआरई 1 में पूछा जितना भी क्वेश्चन गया है, ठीक है, 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए उस क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सिर्फ ये डिस्कस, हर एक चीज पे डिस्कस होगा, हम आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न, किसी से लैंडफिल से, इसका मतलब होता है दबाना, क्या होता है दबाना। ठीक है, लैंडफिल का मतलब क्या होता है दबाना, से उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न, जैसे मान लीजिए आप किसी कूड़ा कचरा को, आपके घर में जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लीजिए खाना बना रहे हैं और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करते हैं, गड्ढा में डाल देते हैं, नहीं डालते, डालते हैं। अगर हम लोग गाय भैंस पालते हैं, उसके जो गोबर, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है गोबर है, उसको कहाँ डालते हैं, गड्ढा में डालते हैं। अब वहां से जो गैस निकलता है उसका कह रहा है कि उत्पन्न होने वाली होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, क्या मीथेन होता है, क्या पेट्रोलियम गैस होता है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब समझिए यहाँ पर कि आप समझो, सुने होंगे कि लोग गोबर गैस, ठीक है ना, बायोगैस जिसको कहा था, बायोगैस, ठीक है ना। अब उसको क्या था, गोबर को गड्ढा में डाल दिया जाता है, इससे पाइप डाल करके निकाला जाता है, जिसका प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है ना, गोबर गैस में जो मुख्य घटक, मुख्य संघटक क्या, तो मीथेन। तो आपको अगर यहाँ पर डायरेक्ट बायोगैस रहता तो हम डायरेक्ट समझ लेते कि बायोगैस होगा, गोबर गैस होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया, आपको दिया गया मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा, मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा, CH4। ठीक है, मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तरल पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर एलपीजी, एलपीजी, तो एलपीजी यहाँ पर इसका दबाने से नहीं निकलता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का नाम सुने तो इसके लिए उसका मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी तरह से आपको बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी समझने का प्रयास उतना ही कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, बीच में मैं ये बता दूं आपको कि आप एनसीईआरटी जो क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 का जो साइंस है, ठीक है ना, 10th का जो साइंस है, ये आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, ताकि आप अच्छे से इस प्रश्न को, इस सभी प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगर आप लोग को इसका वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसा सारा से सिस्टमेटिक क्वेश्चन के सहित जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे और उसका क्वेश्चन करवाएंगे। इसके लिए आप लोग की भी थोड़ा सा मदद चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हम भी होते रहे और हम भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा चीज आपके लिए लाते रहे। ठीक है, चलते हैं अब वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का
प्रतिनिधित्व करता है। आहार श्रृंखला सर्वप्रथम अब कहते किसे हैं? आहार श्रृंखला कहते किसे हैं? अब मान लीजिए कि पौधे भोजन बनाया, क्या पौधा भोजन बनाया, भोजन का यानी उत्पादक कौन होता है? पौधा ही होता है उत्पादक। अब उत्पादक को जो खाया वो कौन कहलाता, कौन खाता है? उपभोक्ता। क्या खाता है? उपभोक्ता। ठीक है। अब इसको कौन अब करता है? तो संगठन, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। ठीक है ना, अपघटन होता है ये। अब इस तरह की जो प्रक्रिया चलती है इसी कहा जाता है फूड चेन। ये शाखान्वित प्रक्रिया होती है। अब इस बीच में केवल एक ही नहीं, इतना तीन ही नहीं है। अब इस मान लीजिए कि कोई घास है, ठीक है, ये घास है। अब इसको कौन खाता है? तो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाता है। कौन खाता है? छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाता है। अब इसको कौन खाता है? मेढक खाता है। कौन खाता है? मेढक। अब फिर ये मेढक को कौन खाता है? तो मेढक सांप खा जाता है। अब जो इस सांप है, ठीक है, इस सांप को कौन खाता है? चीलबाज खा जाता है। यानी कि चीलबाज अपघटक होते हैं, यानी कि सफाई करता। अपघटक मतलब क्या होता है? सफाई करने वाला। समझने के लिए समझिए कि अपघटक का मतलब क्या होगा? सफाई करने, साफ सफाई करने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा इसको प्रतिनिधित्व करती है आहार श्रृंखला को। तो आहार श्रृंखला समझ गए, ये एक शाखान्वित प्रक्रिया है। ठीक है। अब ये यानी कि एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है। पादप, मेढक, सांप। पादप को सीधा मेढक नहीं खाएगा। क्या सीधा आप मेढक को घास खाते देखे हैं क्या? नहीं। ये पादप से अगर यहाँ पर कीट आ जाता या कीड़ा मकोड़ा आ जाता तो मेढक और सांप तब तो ये हो जाता सही, लेकिन ये नहीं आ रहा है तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पादप, हिरण और शेर। तो पादप को हिरण खाता है कि नहीं खाता, और हिरण को शेर खाता है कि नहीं खाता है? तो बिल्कुल सर ये सही आपका आंसर हो जाएगा। यही कि पादप, घास को कौन खाता है? तो हिरण। ठीक है, घास को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? शेर। हिरण कौन खाता है? शेर। ठीक है, तो ये आपका एक फूड चेन है, ये खाद्य श्रृंखला है। हमारे पास अभी तो इमेज है नहीं, हम उतना इमेज लगा नहीं पाए समय का अभाव कारण। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा नया नया कुछ चीज सीखना बाकी है इस सब चीज में। ठीक है, इस कारण से खुद से अकेला सारा चीज करना पड़ता है। इस सब चीज को थोड़ा समझिएगा, हम सीख रहे हैं उतना। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको पूरा सारा सब्जेक्ट, सारा चीज आपको चित्र सहित समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का भी इसमें सपोर्ट चाहिए हमें। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको पूरा अपना सहयोग करते रहेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का सही हो जाएगा। पादप, खरपतवार। तो पादप को खरपतवार नहीं खाता है ना? नहीं। अब उपयुक्त में से एक से अधिक होने से कोई होगा नहीं तब। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि विघटित नहीं होगी। अब नहीं होगी का मतलब क्या? क्या प्लास्टिक विघटित होता है? विघटित मतलब क्या? सड़ना। क्या प्लास्टिक सड़ती है, गलती है? बिल्कुल नहीं। अब इसमें से क्या? मृतोपजीवी द्वारा, परजीवी द्वारा, जीवाणु द्वारा, किसी के द्वारा नहीं होगा। किसी के द्वारा नहीं होगा। आपसे पूछा नहीं होगी तो मृतजीवी के द्वारा भी नहीं होगा, परजीवी के द्वारा भी नहीं होगा, और जीवाणु के द्वारा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ये भी सही है, इसके लिए ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसके द्वारा नहीं ना हो रहा है। आपसे कुछ नहीं पूछा, इसके द्वारा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सारा चीज समझ के आ गया? उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में अच्छा तरीका से आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, ये इसमें शामिल है। किसके? ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन को नहीं बढ़ावा देता होगा, जो जिसमें कार्बन नहीं बनते होंगे, वही आपसे पूछ रहा है। पवन चक्कियां। अब पवन चक्की में क्या कार्बन बनेगा क्या? ये तो वायु से चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या इसमें चक्की चलेगा क्या? कोई भी इसमें कहीं कार्बन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो पवन चक्की चल रहा है और वहां से विद्युत बनाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अब नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय, आप लोग सुनो, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, वहां तो सूरज के प्रकाश से क्या आता है, तो क्या ये होगा? ये भी तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं होगा। सौर सेल, यहाँ पर अगर सूर्य से प्रकाश के सीधा, आप लोग नाम सुनो, सौर प्लेट, जो सूर्य के प्रकाश को लिया जाता है और उससे यानी कि चार्ज किया जाता है बैटरी को। ठीक है ना? तो सौर ऊर्जा से भी यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ावा नहीं हो रहा है, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन शामिल है? आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे? कौन शामिल है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई शामिल है ही नहीं। ठीक है ना?
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका सेंस क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर रहता चिमनी, क्या हो जाता, चिमनी। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जलावन से, ठीक है, क्या, जलावन से खाना बनाना, जलावन से खाना बनाना। ठीक है, ये भी कार्बन उत्सर्जन में सहायता करता है। उसके बाद कोयला, कोयला जलाना। ठीक है, कोयला जलाना, ये भी आपको कार्बन उत्सर्जन में सहायता करता है। ठीक है, इतना चीज, सारा चीज क्लियर है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर समझ रहे हो वीडियो, अगर समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो अभी तक लाइक अगर जो नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित, क्या, शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। याद कीजिए, कुछ देर पहले हम बताए हैं कि आहार यानी कि शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। क्या आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा, जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब इसका। ठीक है, इस शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। क्या आहार स्तर कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या आहार जाल कहा जाता है, हो सकता है। क्या आहार तंत्र कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या कहा जाएगा, आहार जाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आहार जाल कहा जाएगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि हरे पेड़ पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य की प्रकाश के ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का कितना प्रतिशत वो ग्रहण करता है और उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा में कितना परिवर्तित होता है। ठीक है, तो वो आपको पता है कि 1%। यहाँ पर आपको याद होगा 10% आप खोज रहे होंगे ऑप्शन में, लेकिन 10% नहीं है, तो आप इनमें से कोई लगा करके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा था, स्थानांतरित ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं पूछ रहा था। वो जो 10% वाला जो नियम है, वो ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में जा रहा है। लेकिन यहाँ सूर्य से पौधा खुद के लिए ले रहा है और उसको भोजन में परिवर्तित कर रहा है। कितना परसेंट, 1%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि किसके नेतृत्व में, क्या, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। अब देखिए, ये 3 नाम है आपके पास। ठीक है, ये तीनों नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्यावरण से संबंधित है, तीनों व्यक्ति। मेगा पाटकर आपको पता होगा कि नर्मदा बचाओ, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित है। इससे संबंधित और कौन कौन लोग थे, तो और थे बाबा आमटे, क्या, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, कौन, बाबा आमटे, ठीक है, अरुंधति रॉय, ठीक, अरुंधति रॉय। उसके बाद ये सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आपके इसमें शामिल। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, काफी फायदा पहुंचाएगा ये आगे जब आप रिवीजन कीजिएगा टीआरई 4 के जब एग्जाम होगी उसमें। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हो सकता है आपसे पूछे कि बाबा आमटे किससे संबंधित है, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, हो सकता है कि अरुंधति रॉय से पर्यावरण से किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद है सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही सा हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। इससे संबंधित, किससे संबंधित, चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा, इसको समझते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये हुआ उत्तराखंड में, कहां पर, उत्तराखंड में हुआ था, क्या, चिपको आंदोलन। ठीक है, आप लोगों से एक प्रश्न है कि चिपको आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ कब था, आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था, इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद इस चिपको आंदोलन से और कौन जुड़े थे, एक नाम और याद रखिए, गौरा देवी। क्या नाम याद रखिए, गौरा देवी। ठीक है, क्या नाम के, गौरा देवी। ठीक है, ये दो लोग आपको बहुत महत्वपूर्ण है, किससे, चिपको आंदोलन से। ठीक है, हम कहा बता, उत्तराखंड में ये हुआ था, कहां पर, उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। इसका सही आंसर ये नहीं है, अमृता देवी, इसका सही आंसर बी नंबर। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित है, आपको नाम पता है, बिश्नोई।
ये है खेजड़ी बचाओ आंदोलन। इसे खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी आप इंग्लिश में पढ़ोगे खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है। तो ये खेजड़ी बचाने में ये अपना जान गंवा देती कौन, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है ना, खेजड़ी बचाओ आंदोलन से संबंधित उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने कॉपी में जो भी चीज आपको नहीं आता था उसको जरूर नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम कोशी स्तर पर मौजूद होते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला में प्रथम कोशी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? क्या प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्या तृतीय उपभोक्ता होता है, क्या स्वकोशी होता है, या एक से अधिक हो जाएगा, या कोई नहीं होगा? अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा क्या, क्या तृतीय उपभोक्ता होगा क्या? यहाँ पर पूछा प्रथम कोशी स्तर। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, कोशी स्तर एक। अब एक में कौन होता है, जो सर्वप्रथम किसी चीज को बनाता वो होता है एक में। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको स्वकोशी। क्या हो जाएगा, स्वकोशी। क्या हो जाएगा आपको, स्वकोशी। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता तब किसमें आएगा, ये आता है स्तर दो में। किसमें आएगा आपको, स्तर दो में। किसमें, स्तर दो में आएगा। अब तृतीय उपभोक्ता किसमें आता है, स्तर तीन में। इसमें स्तर तीन में आता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पर समझिए, स्तर यहां पर आगे बढ़ जाएगा यहां पर। अब देखिए यह आप समझिए कि प्राथमिक उपभोक्ता, क्या प्राथमिक उपभोक्ता किसमें आया, तो प्राथमिक उपभोक्ता सर्वप्रथम कहते किसको है। अब ये उत्पादक हम आपको शुरू में पढ़ाए थे पारिस्थितिक के संगठक में, जैविक संगठक में क्या क्या, एक तो था उपभोक्ता, उत्पादक, और एक था उपभोक्ता। उपभोक्ता में अलग अलग होता है उपभोक्ता, ये तीन प्रकार के, चार प्रकार के। ठीक है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, तीन प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी उपभोक्ता में। शाकाहारी जो होता है वो होता है उसी स्तर दो में। ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी ये स्तर दो में होता है, लिखिए नोट कीजिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी को ही कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद उसका आता है मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। अब ये मांसाहारी को स्तर तीन में रखा जाता है, ये स्तर तीन में रखा जाता है। इसको कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहता है, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद आता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। अब ये तो जरूरी है कि जैसे आपको बताए कि मांसाहारी, शाकाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है, इतना चीज आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अब जब हम अगले प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? आपसे क्या पूछा, चक्र नहीं है। क्या ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है? तो अब देखो ऑक्सीजन चक्र चलता है कि नहीं चलता है। अब ये आपसे क्या पूछा, परिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है ना, परिस्थितिकी तंत्र में गैसीय भू रासायनिक, क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ऑक्सीजन चक्र तो चलता है, क्योंकि हमें भी चाहिए ऑक्सीजन, पेड़ पौधा को भी चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन चक्र तो चलता है। नाइट्रोजन चक्र भी चलता है, यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस चक्र नहीं चलता है। फास्फोरस चक्र नहीं चलता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस चक्र हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि सीधा सी बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, जो अकार्बनिक पदार्थ उसको कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है। अब क्या कुछ जीवाणु, तो बिल्कुल कुछ जीवाणु भी होता है, जंतु नहीं होता है, लेकिन स्वकोशी होता है। तो ए भी होगा और सी भी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है ना, एक से अधिक, कुछ जीवाणु भी होते हैं, नील सवाल। ठीक है ना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ करके हम जा रहे हैं कि बताइए सर्वाधिक, ठीक है ना, क्या सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ होता है?
ठीक है, आप बताइएगा समुद्र में होता है या जंगल में होता है या जैव मंडल में होता है या क्या कहते हैं पर्यावरण, सॉरी क्या कहते हैं वायुमंडल में होता है। आप हमको ये जरूर कमेंट करके बताइए कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग होता है? क्या उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग होता है? तो इसका देखिए, दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि परावैंगनी विकिरण की जो होती है वो सर्वाधिक ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा होती है, और इसका तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत छोटा होता है, तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरण। ठीक है, परावैंगनी किरण। अब इसे समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय, क्या गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, कि प्रक्रिया के रूप में क्या जाता है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय, क्या जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता है, रसायनों के लगातार रासायनिक संचय मतलब इकट्ठा करना, प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है। तो ये रूपात्मक आवर्धन होता है क्या नहीं, ये तापजनक आवर्धन है क्या नहीं, ये क्या है, जैविक आवर्धन है। ये क्या है, जैविक आवर्धन है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। ये जो रसायन को संचय करता है, जिसका अपघटन नहीं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये जैव आवर्धन में आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जैव आवर्धन हो जाएगा। ठीक, इतना चीज क्लियर है अभी तक? इतना चीज आपको समझाए, क्या समझ में आया क्या? अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। इसकी आकांक्षा मुझे हमेशा लगी रहती है, मैं जब भी बोलता हूँ तो ये देखता हूँ कि कितने लोगों ने क्या कमेंट किया है। ठीक है, मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूँ, आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी हो आपको हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि जनसंख्या वहन क्षमता, क्या जनसंख्या वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अब जो जनसंख्या वहन मतलब क्या, ढोने की जो क्षमता होगी वो किसके द्वारा निर्भर किया जाएगा? क्या जन्म दर, क्या सीमित संसाधन, या जनसंख्या वृद्धि दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम आपको आंसर देने के लिए छोड़ दे तो आप कुछ सोचिएगा नहीं, सीधा सीधा आंसर एक से अधिक कर दीजिएगा, जो हम गलती कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, वहन क्षमता, क्या वहन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? जन्म दर पर। जन्म दर वहन करेगा क्या? नहीं। अगर जन्म दर बढ़ गया तो वहन क्षमता अधिक हो जाएगी, जन्म दर कम हो गया तो वहन क्षमता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या सीमित संसाधन, ये बिल्कुल है। मेरे पास अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, तो हम उसका उपयोग उसी अनुसार करेंगे। ठीक है ना, तो जो मेरे पास संसाधन है उसके अनुसार उसका उपयोग करेंगे, उसके अनुसार उसका वहन करेंगे हम, है ना, उसको उसी के अनुसार वहन करेंगे। ये क्या कहलाता है, तो वहन क्षमता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीमित संसाधन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सीमित संसाधन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, मैथे मोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होता है? इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, ये नाइट्रेट की अधिकता का कारण होता है। किस कारण, नाइट्रेट, अगर पानी में नाइट्रेट की अधिकता है तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। इसको इस नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, मैथेमोग्लोबिनेमिया, मैथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैडमिनियम से क्या होता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, छोटी मात्रा। ठीक है, उसके बाद इटाई रोग, ये सभी चीज किसी न किसी से होता है। तो अब कैडमिनियम, इससे कौन सा रोग होता है, इटाई नामक रोग होता है। अब देखिए पारा के, ठीक है ना, पारा से कौन होता है, तो मिनी माता। ठीक है, मिनी माता। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते आप लोग लिखते भी होंगे। अब चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं।
आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 1 में, ठीक है ना, टीआरई 1 में जो पूछा गया क्वेश्चन था, जितने भी 16 महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन थे, वो आपका सारा हम ये चीज 16 इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पानी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पानी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशिक होता है, त्रिदिशिक होता है या बहुदिशिक होता है? तो आपको पता होगा, आप लोग अच्छा से पढ़े भी होंगे कि एक दिशिक होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है। तब ना मान लीजिए कि पौधा किसे सूर्य से पौधा लेता है, फिर क्या हो जाता है, तो हम लोग लेते हैं कि एक दिशा में चलता है, कि यहाँ शाखान्वित नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये शाखान्वित एक दिशिक या दो दिशिक नहीं होगा, एक ही दिशा में होगा। सॉरी, दो दिशिक या त्रिदिशिक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में होगा। इसका ऊर्जा का प्रभाव कैसा होगा? एक दिशा में होगा। इसका संयोजन क्या हो जाएगा? एक दिशिक हो जाएगा। ये सब चीज याद करने वाली चीजें हैं, आप लोग इसको एक बार याद भी कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम समझाने में सफल हुए होंगे, आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे साथ देने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। और भी आप लोग साथ दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर अधिक कीजिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा अधिक चीज ला सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।